नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से देंगे आपको हर एक महत्वपूर्ण अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। पहली खबर, जुर्म की दुनिया में जिस अतीक अहमद की किसी जमाने में तूती बोला करती थी, वो अतीक अहमद आज बेबस नजर आया। 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। प्रयागराज में उमेश पाल के अपहरण कांड में जब पुलिस को इस बात की अनुमति मिली कि वो अतीक अहमद को साबरमती जेल से ले आए, तो बाकायदा साबरमती जेल पहुंची प्रयागराज पुलिस ने। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच साबरमती जेल से अतीक अहमद को अपनी कस्टडी में लिया और वो प्रयागराज लेकर के निकले। हालांकि इस बीच तमाम कयासों और आशंकाओं के बीच ये तमाम चर्चाएं होती रही कि हो सकता है गाड़ी पलट जाए। जिस तरह से पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ का बयान आया था में मिलाने का, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं सरगर्म हो गई। और ऐसे में लगातार एक लंबा यात्रा जब हो रही थी तो उस बीच में तमाम चर्चाएं हो रही थी और इस बीच अतीक अहमद को भी कहीं ना कहीं इस बात का खतरा था। और यही वजह थी कि साबरमती जेल से बाहर निकलने के बाद अतीक अहमद ने सबसे ज़्यादा जो इस बात की चिंता व्यक्त की कि उसकी हत्या कानून के कंधे पर रखकर की जा सकती है, यानी कोर्ट के कंधे पर रखकर उसकी हत्या की जा सकती, इस तरह की आशंका व्यक्त की। साथ ही साथ रास्ते में कई जगह उसके परिवार के लोग उसके काफिले के साथ चल रहे थे और मीडिया से बात करके उन्होंने कहा था कि उनके भाई का इनकाउंटर किया जा सकता है, यानी अतीक के भाई ने इस तरह का आरोप भी लगाया था। लेकिन एक लंबी यात्रा करते हुए जिस वक्त ये एक काफिला प्रयागराज के नैनी इलाके में पहुंचा तो थोड़ी कहीं ना कहीं अतीक में भी राहत थी, लेकिन जो चर्चाएं हैं तब भी गर्म रही। उसके बाद जो यहाँ का केंद्रीय नैनी जेल है वहाँ पर अतीक अहमद को पहुँचाया गया, साथ ही साथ बरेली जेल से अशरफ को भी ले आया गया। इस बीच में तमाम रास्तों में न सिर्फ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे बल्कि चप्पे चप्पे पे निगहबानी की जा रही थी। साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं इस पूरे काफिले के साथ चल रहे थे वो भी काफ़ी मुस्तैद थे। इस बीच में कई जगह पर इस काफिले को रोका भी गया और जब काफिला रुकता था कहीं ना कहीं अतीक के साथ भी हमने लगती थी। लेकिन बहरहाल किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में इन दोनों को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच अहमदाबाद के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी शोएब। एक लंबे इंतजार के बाद प्रयागराज में उमेश अपहरण कांड के मामले में फैसला कोर्ट ने सुना दिया है। उमेश पाल के अपहरण का 2006 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद 17 सालों तक इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट में अलग अलग डेटों पर इसकी सुनवाई हुई। न सिर्फ इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, बाकायदा इसमें गवाहों की गवाही कराई गई। लेकिन उसके बाद ही एक घटना भी घटित हुई। उमेश पाल के इस मामले में जिनकी तरफ से FIR दर्ज कराई गई थी उनकी हत्या भी हो गई और उनकी हत्या के बाद आज कोर्ट में इस पूरे मामले पर जो अपहरण कांड का केस था 2006 का, उसमें कोर्ट ने सजा सुनाई और इस पूरे मामले में 10 लोग जो आरोपी थे उसमें से 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसमें अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलत अली खान, इन 3 लोगों को आजीवन श्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ इन लोगों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। तो ये कहा जा सकता है कि एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उमेश पाल के परिवार को, हालांकि उमेश पाल अब इस सजा और इस जो निर्णय है उसको सुनने के लिए जीवित नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात होगी कि इतने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार आज अतीक अहमद सहित 3 लोगों को इस पूरे अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो संसद के चालू बजट सत्र के दौरान जमकर आज फिर से बवाल देखने को मिला और इसके चलते सदन को स्थगित भी करना पड़ा। बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। संसद के दोनों सदनों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी रहा। एक तरफ विपक्ष अडानी मुद्दे को लेकर जमा रहा, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता के जो लोग सदन के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर अड़े रहे। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर सदन के अंदर नजर आया। कल की बात की जाए तो कल भी संसद के अंदर काले कपड़े पहनकर विपक्ष ने हंगामा किया था, लेकिन आज सदन के अंदर जैसे स्थगित किया गया 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन उसी के बाद संसद में घमासान जारी रहा। सोमवार को भी संसद को दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। काले कपड़े पहनकर लोकसभा और राज्यसभा में आए विपक्ष सांसदों ने नारेबाजी की। सांसदों ने राहुल के अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को विरोध किया। विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे पर JPC की जांच की मांग की।
राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की। लोकसभा कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा सदन के 2 बजे तक स्थगित किया। अप्रैल में मन की बात को लेकर भी एपिसोड होगा, उसके लिए प्रधानमंत्री ने सांसदों और आम जनता से आह्वान किया। अगर आप इलाके में कुछ विषय हो तो बताइए। केंद्र संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री स्मृति ईरानी ओबीसी के ठेकेदार ना बने, ओबीसी के नाम पर यह वैसे सियासत करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के ओबीसी की आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी से भागते हुए पीएम मोदी आज स्मृति ईरानी को तैनात कर रहे हैं। केंद्रीय स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी का अपमान करने का कोशिश की है तो पूरे ओबीसी समुदाय को भी अपमान किया है। यह पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार ने दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों को अपमान करना की कोशिश की गई है। जिस तरीके से संसद के बीच आज घमासान जारी रहा तो विपक्ष के लोगों ने अडानी मुद्दे और जेपीसी के लेकर मांग की थी, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी इस पर सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन उसी के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को भी कहा कि जिस तरीके से 100 मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उस पर जो है ओबीसी को लिए अपमान भी किया जा रहा है, तो उसी पे तमाम मुद्दे को देखते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया। युवा कांग्रेस की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी पर इस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला, बता रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है, इनका लक्ष्य सिर्फ मोदी है और मोदी का लक्ष्य देश का विकास करना है। वहीं स्मृति ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास की टिप्पणी को लेकर के राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि श्रीनिवास ने कहा था स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई है, उसी डायन को, महंगाई डायन को बेडरूम में बैठाने के लिए डार्लिंग बनाने का काम किया है। इसके जवाब में स्मृति ने कहा कि शब्द राहुल गांधी के, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, बस जुबां युवा कांग्रेस की है। वहीं स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि ये शब्द जो स्मृति ईरानी ने कही है वो बीजेपी की है और संस्कार आरएसएस का है। तो स्मृति ईरानी के बयान के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। कैमरामैन निकांत के साथ विशाल मिश्रा। और इधर आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ के 11 भाषाओं में पोस्टर जारी किए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि 30 मार्च तक देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि देश भर में 11 भाषाओं में ये पोस्टर लगाए जाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली में केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ के पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद उससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी मोदी भगाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए थे। लगातार इस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 आरोपियों के जमानत देने वाले फैसले को पलट दिया है, बता रही हमारे सहयोगी जूही। 2019 जामिया हिंसा मामले में शर्जील इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तन्हा समेत 9 आरोपियों पर जो है वो शिकंजा कस गया है। इनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इन आरोपियों को बड़ा झटका दिया है, जबकि 2 लोगों को राहत मिल गई है। दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 के खिलाफ अलग अलग धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर समेत 9 लोगों पर आईपीसी धारा 143, 147, 149, 186, 353 और 427 के तहत आरोप तय किए। बाकी 2 लोग मोहम्मद अबूजर और मोहम्मद शोएब को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में साफ है कि शर्जील समेत बाकी लोग भीड़ में मौजूद थे। वो न केवल दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, बल्कि बैरिकेड को भी हिंसक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस और नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस मामले में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी इमाम पर हिंसा और गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने के अपराधों के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए थे।
आपको बता दें कि निचली अदालत ने 4 फरवरी को सभी 11 अभियुक्तों को आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन मोहम्मद इलियास के खिलाफ गैर कानूनी असेंबली और दंगा करने का आरोप जो है वो तय किया गया। निचली अदालत ने कहा था कि पुलिस वास्तविक जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, उनको पकड़ने में नाकामयाब रही है और इन 11 लोगों को जो है बलि का बकरा बना रही है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर वाईडी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी बाबुंदर। बोलिया थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में एडी एकेडमी विद्यालय में जहां पर उन्होंने डॉक्टर वाईडी सिंह के मूर्ति का अनावरण किया है और वहीं पर बस्ती जनपद में पहुंचकर और उस कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित किया और डॉक्टर वाईडी सिंह के बारे में लोगों को जनसभा में जिस तरीके से संबोधित किया और लोगों को बताया उनके बारे में कि डॉक्टर वाईडी सिंह एक ऐसे नाम थे जो पूर्वांचल में उनके नाम को लोग मतलब बच्चे से लेकर के लोगों की जुबान पर रहता था। डॉक्टर वाईडी सिंह जो कि गोरखपुर में रहते थे और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते थे और लगातार उनसे जो भी लोग इलाज के लिए जाते थे और उनके लिए योगी आदित्यनाथ जी उनसे कहते थे और उनका इलाज भी करते थे और समाज सेवा के बारे में भी वो लगातार डॉक्टर वाईडी सिंह लोगों की समाज सेवा भी किया। उनके बारे में काफ़ी विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दुबौलिया के धर्मपुर क्षेत्र में जहां पर आज डॉक्टर वाईडी सिंह के मूर्ति का अनावरण भी किया और मंच से उनके बारे में विस्तार से बताया और बस्ती जनपद के में किए गए विकास कार्यों का भी उन्होंने लोगों को मंच से बताया कि यहाँ पर मुंडरवा चीनी मिल हो या फिर सरजू नदी की जो धारा है उसको मोड़ने की बात हो। तो इसलिए लगातार उन्होंने इस कार्यक्रम में बस्ती की उपलब्धियों में को बताया और बस्ती में क्या विकास हो रहा है इस सरकार से। वहीं डॉक्टर वाईडी सिंह के बारे में लोगों को बताया, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और लगातार जिस तरीके से देखा जाए कहने के और जनता पूरी उनका जो है पार्टी के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया और लगातार वो बस्ती की जो है विशेषताएं, लगातार बस्ती का विकास उन्होंने बताया। अब बस बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बाबुंदर यादव। उधर उत्तराखंड में G20 की बैठकों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बता रहे हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। उत्तराखंड राज्य दिन ब दिन अपनी एक नई पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। पहले प्रधानमंत्री की तरफ से उत्तराखंड राज्य को 21वीं सदी का तीसरा दशक बनाए जाने की बात कही जाना और अब उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें यहाँ पर शुरू होना इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड राज्य नए विकास के आयाम स्थापित कर रहा है और यहाँ पर आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। रामनगर में G20 की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। मई माह में दूसरी बैठक होगी और उसके बाद जून माह में तीसरी बैठक G20 की होगी। ये कह सकते हैं कि लगातार इन G20 की बैठकों के माध्यम से उत्तराखंड विश्व के पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाएगा और आने वाले दिनों में उत्तराखंड नए नाम नए संस्कृति के रूप में भी पहचाना जाएगा, जो उत्तराखंड के राज्य के लिए सही कह सकते हैं। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने CS राधा रतूड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बता रहे हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। अफसरशाही को कंट्रोल करने के लिए लगातार सत्ता पक्ष पर दबाव बन रहे हैं। ऐसे में विपक्ष तो आक्रामक रुख अपनाए हुए था, अब सचिवालय संघ ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष हैं दीपक जोशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि IAS अधिकारियों की अपनी मनमानी चल रही है, उनको मनमाने ढंग से प्रमोट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा सचिवालय में जो सचिवालय सेवा के जो अधिकारी हैं, सचिवालय सेवा संघ के जो अधिकारी हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर सरकार अब भी इन सब चीज़ों को लेकर कोई नियंत्रित नहीं कर पाती है, कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, इस बेलगाम अफसरशाही को नियंत्रित नहीं करती है, तो फिर आने वाले दिनों में कर्मचारी ही अपनी ही सरकार का विरोध करते हुए नजर आएंगे और कर्मचारियों के बीच में जो अभी तक जो समन्वय बना हुआ था वो समन्वय भी टूटा हुआ नजर आएगा, जो उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए सही नहीं है। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और सिद्धार्थनगर जिले में एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां पर शादी के मौके पर लोग रक्तदान करते हुए नजर आए, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश। एक अनोखी पहल देखने को मिली बांसी तहसील क्षेत्र के गिद्धौरा गांव में एक शादी फंक्शन में जो है वहां के परिवार वालों ने रक्तदान किया। उनका कहना है कि हमारे अस्पताल में जो है रक्त की व्यवस्था नहीं है, ब्लड की व्यवस्था नहीं है, जैसे लोगों की एक्सीडेंट हो जाती है और ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो इसको लेकर हम इस फंक्शन में ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ब्लड दान कर रहे हैं जिससे लोगों की मदद हो सके। सिद्धार्थनगर जिले में ये अनोखी पहल देखने को मिली है। ये बांसी तहसील क्षेत्र के एक गांव पड़ता है गिद्धौरा, जहां पे जो है शादी उस परिवार वाले
लिए जो कि उनके बाप बेटी और उनके परिवार वालों ने रक्तदान किया। उनका कहना है कि इस तरह से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, जिनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो समय से रक्त नहीं मिल पाता है, तो हम लोग ये रक्तदान करके लोगों को सुविधा पहुँचाने के लिए ये रक्तदान किए हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। अन्ना यूपी के रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। जिले में रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और घटनाओं में लोगों की मौत होती जा रही है। आपको बता दें, ताजा मामला रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र का है, जहां निमंत्रण से अपने घर वापस जा रहे बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मारकर घटना स्थल से फरार हो गया और घटना में 3 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई और एक साइकिल सवार चपेट में आने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पूरा मामला रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुल्तानपुर रायबरेली हाईवे की घटना है, जहां देर रात बाइक सवार 3 लोग अपने घर जा रहे थे, जिसके दौरान ही पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनको टक्कर मार दी और घटना स्थल पर ही तीनों की मौत हो गई और बगल से साइकिल सवार जा रहा था, जो इस चपेट में आने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पूरी घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई, पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से चारों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के द्वारा 3 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया और एक का प्राथमिक उपचार करने के बाद लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया है कि वो अभी भी जो घायल है जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो इस तरह से लगातार रायबरेली जिले में जो मार्ग दुर्घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। इधर फिरोजाबाद के अंदर 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बता रहे हमारे सहयोगी अतुल कुमार। शातिर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन पुलिस के शिकंजे में आ ही जाता है। आपको बता दें, फिरोजाबाद के शिकोबाद में 5 मार्च को एक दंपत्ति के साथ लूट की घटना को दिया था अंजाम। 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया आज गिरफ्तार, एक साथी फरार। पुलिस को अभी तलाश है। पुलिस ने दोनों लुटेरों से 3 लाख रुपए के जेवरात और लूट की घटनाओं में अंजाम देने वाली एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। लुटेरे मैनपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों लुटेरों को पुलिस ने पूछताछ के बाद भेजा जेल। शिकोबाद पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। शिकोबाद ने किया घटना का खुलासा। रोयावा से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। उधर इस जालौन में आशिक मिजाज फार्मासिस्ट का नया कारनामा सामने आया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी विष्णु पांडे। जालौन नगर में आज एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां आशिक मिजाज फार्मासिस्ट की लोगों ने भी सड़क पर दौड़ा कर बेरहमी से लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दिया है। वहीं मारपीट का यह लाइव वीडियो किसी ग्रामीण के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक कदौरा नगर की रहने वाली एक युवती अपना इलाज कराने के लिए कदौरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, जहां कदौरा स्वास्थ्य केंद्र में तैनात आशिक मिजाज फार्मासिस्ट के द्वारा उसके साथ अश्लील हरकत की गई, जिसके बाद पीड़ित ने आप बीती अपने परिजनों को बताई तो परिजनों ने आक्रोशित होकर ग्रामीणों के साथ कदौरा नगर पहुंचे और आशिक मिजाज फार्मासिस्ट की बीच सड़क पर लाठी डंडे से दौड़ा कर मारपीट शुरू कर दी है। वहीं मारपीट का यह लाइव वीडियो लोगों के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, जहां लगातार आशिक मिजाज फार्मासिस्ट की मारपीट का यह लाइव वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जैसे ही इसकी भनक स्थानीय थाना पुलिस को लगी तो थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आशिक मिजाज फार्मासिस्ट को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर पुलिस कस्टडी में लेकर थाने ले आई है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के कदौरा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने गई युवती के साथ एक आशिक मिजाज फार्मासिस्ट ने अश्लील हरकत की थी, जिसके बाद ग्रामीण व परिजनों ने आशिक मिजाज फार्मासिस्ट की बीच सड़क पर दौड़ा कर मारपीट शुरू कर दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में
जुट गई है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। और इसके साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।